इतिहास में ऐसे कई राजा हुए हैं जिन्होंने युद्ध जीते। कुछ ने सिर्फ अपना राज्य बढ़ाया, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल दी। आज हम जानेंगे ऐसे ही एक महान शासक के बारे में जिनके नेतृत्व में गुप्त साम्राज्य की गौरवशाली यात्रा की शुरुआत हुई। वो थे सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। तो आइए अब चलते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बचपन और उनके पारिवारिक जीवन की ओर। चंद्रगुप्त प्रथम का जन्म लगभग 290 ईस्वी के आसपास आज के बिहार राज्य के क्षेत्र में हुआ था। उस समय भारत में मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था और कई छोटे छोटे राज्य और राजवंश उभर रहे थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक छोटे से वंश को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उनसे पहले गुप्त वंश का नाम इतिहास में ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन उनके बाद वही इतिहास पूरी तरह से बदल जाता है। उनके पिता का नाम था घटोत्कच, जो गुप्त वंश के एक स्थानीय राजा थे। घटोत्कच कोई बहुत बड़े सम्राट नहीं थे, लेकिन उनका शासन मगध और उसके आसपास के इलाकों में था, जो गुप्त वंश की मूल भूमि मानी जाती है। ये परिवार उस समय के बाकी छोटे राजवंशों की तरह ही था, लेकिन भाग्य और नेतृत्व की ताकत से यही परिवार एक दिन भारत का एक महान साम्राज्य बनाएगा। उनकी माता का नाम इतिहास में साफ तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो किसी प्रतिष्ठित परिवार से थी। वो एक ऐसे समय में जन्मे थे जब भारत एक नए युग की दहलीज पर खड़ा था, और वही बालक एक दिन उस नए युग की शुरुआत करेगा। लगभग 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पिता के बाद सिंहासन संभाला। हालांकि उनके पिता घटोत्कच सिर्फ एक क्षेत्रीय राजा थे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने उस सीमित सत्ता को पार कर एक नए साम्राज्य की नींव रखी। उनका राज्याभिषेक सिर्फ एक राजा के शासन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये एक स्वर्ण युग की शुरुआत थी। इसी समय से गुप्त साम्राज्य का असली विस्तार और शक्ति का उभार शुरू हुआ, और यही वजह है कि इतिहास उन्हें गुप्त साम्राज्य के संस्थापक सम्राट के रूप में याद करता है। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, यानी राजाओं का राजा। इसका मतलब था कि वो सिर्फ मगध या पाटलिपुत्र के शासक नहीं रहे, बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य बनाने के रास्ते पर निकल पड़े थे। एक छोटे से राजवंश से उन्होंने भारत के इतिहास का एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया। महत्वपूर्ण घटना, रणनीति, प्रेम और राजनीति। राजनीति की राह में कई बार प्यार भी एक ताकत बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन में हुआ। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। चंद्रगुप्त प्रथम सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने विवाह किया लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से, जो वैशाली या कौशांबी के प्रभावशाली लिच्छवी वंश से थी। लिच्छवी उस समय बहुत ही सम्मानित और प्राचीन गणराज्य था। ये लोग लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध थे। ये विवाह सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं था, बल्कि दो राजघरानों का एक मजबूत गठबंधन था। इस विवाह से चंद्रगुप्त को न सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, बल्कि राजनैतिक ताकत भी बढ़ी। लिच्छवियों का प्रभाव और समर्थन मिलने से चंद्रगुप्त का शासन और भी मजबूत हो गया। इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त और कुमार देवी के सम्मान में विशेष सिक्के भी जारी किए गए। इन सिक्कों पर लिखा होता था चंद्रगुप्त कुमार देवी, जिसका मतलब है कि उनका शासन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि एक पारिवारिक और राजनीतिक एकता का प्रतीक भी था। ये विवाह भारतीय इतिहास में एक आदर्श राजनीतिक गठबंधन था, जहां प्रेम, सत्ता और कूटनीति का अनोखा मेल था। अब चलिए बात करते हैं उनके साम्राज्य विस्तार की। गुप्त साम्राज्य का उदय। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत एक छोटे से क्षेत्र से हुई, और चंद्रगुप्त प्रथम थे उस महान शुरुआत के निर्माता। जब चंद्रगुप्त का शासन शुरू हुआ, तब गुप्त वंश का प्रभाव सिर्फ मगध और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित था। लेकिन चंद्रगुप्त ने राजनीति की समझ, अच्छे संबंध और रणनीति के जरिए अपने साम्राज्य को लगातार बढ़ाया। रणनीतिक गठबंधन। लिच्छवी वंश से हुआ विवाह उन्हें उत्तर भारत की राजनीति में बहुत बड़ा लाभ दे गया। इसकी वजह से वैशाली, कौशांबी और गंगा के पूर्वी किनारे के कई इलाकों को बिना युद्ध के ही वो अपने राज्य में शामिल कर पाए, जिन इलाकों पर उन्होंने शासन किया। इतिहास और प्राचीन सिक्कों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य फैला था आज का बिहार, मगध, वैशाली, पाटलिपुत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, कौशांबी, गंगा यमुना के बीच का इलाका,
शायद मध्य भारत का कुछ हिस्सा भी। महत्वपूर्ण शिलालेख और सिक्के। गुप्त युग में वो पहले राजा थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, यानी राजाओं का राजा। इसका मतलब था कि उनकी शक्ति अन्य छोटे राजाओं से बहुत अधिक थी। उनके और कुमार देवी की तस्वीर वाले कई सिक्के मिले हैं, जो उनके संगठित और प्रभावशाली शासन के प्रमाण हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने शक्ति केवल युद्ध से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, रिश्तों और कूटनीति के जरिए हासिल की। इसीलिए उन्हें गुप्त साम्राज्य का पहला असली सम्राट माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम वो राजा थे जिन्होंने राजनीति में दूरदर्शिता दिखाई और भारत में सांस्कृतिक जागरण की शुरुआत की। तो चलिए अब हम नजर डालते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के राजनैतिक योगदान पर। केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त युग के पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने एक मजबूत और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी की। उनके शासनकाल में पहली बार साम्राज्य को अलग अलग विभागों में बांटकर प्रशासन किया जाने लगा और ऊंचे नीचे स्तर के राज कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। राजनैतिक गठबंधन की नीति। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करना उनका सबसे बड़ा राजनैतिक कदम था। इस विवाह से उन्हें उत्तर भारत के कई हिस्सों पर नियंत्रण मिला। उन्होंने युद्ध के बजाय शादी और कूटनीति के जरिए अपना राज्य मजबूत किया। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करना। उन्होंने पहली बार खुद को सम्राट घोषित किया, यानी राजाओं का भी राजा। इस उपाधि ने उनके शासन को वैधता और श्रेष्ठता दी और गुप्त साम्राज्य को बाकी राज्यों से अलग पहचान दिलाई। अब चलिए जानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय में सांस्कृतिक रूप से क्या क्या हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल लगभग 320-335 ईस्वी गुप्त साम्राज्य की शुरुआत का समय था। हालांकि उनके बेटे समुद्रगुप्त और पोते चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को गुप्त युग का असली स्वर्णकाल माना जाता है, लेकिन उस सुनहरे दौर की नींव चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रखी थी। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रमुख सांस्कृतिक योगदान। गुप्त युग की सांस्कृतिक जागृति की शुरुआत। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल को ही गुप्त युग के स्वर्ण युग की शुरुआत माना जाता है। हालांकि सबसे ऊंचा स्तर बाद में आया, लेकिन जमीन उन्होंने ही तैयार की थी। संस्कृत भाषा को बढ़ावा। उनके समय में संस्कृत भाषा को प्रशासनिक और सांस्कृतिक भाषा के रूप में अपनाया गया। राजघरानों और अमीर लोगों के बीच संस्कृत साहित्य और वेदों का ज्ञान बढ़ने लगा। इससे गुप्त युग में क्लासिक संस्कृत साहित्य की नींव तैयार हुई। धार्मिक सहिष्णुता। वो खुद हिंदू थे, पर उनके राज में किसी भी धर्म के खिलाफ कोई कट्टरता नहीं दिखाई गई। उनके बाद गुप्त युग में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों का शांतिपूर्ण अस्तित्व देखने को मिला, जिसकी शुरुआत उन्हीं के समय में हुई थी। ब्राह्मण संस्कृति का समर्थन। उन्होंने हिंदू धर्म और खासकर ब्राह्मण परंपरा को बढ़ावा दिया। इस समय से ही समाज में 4 वर्णों पर आधारित व्यवस्था मजबूत होने लगी। सिक्के और कला में विकास। उनके समय में चंद्रगुप्त कुमार देवी वाले सिक्के चलन में आए, जो न सिर्फ उनके विवाह गठबंधन को दर्शाते हैं, बल्कि संस्कृति की भी पहचान बने। इन सिक्कों में राजा रानी की तस्वीरें, उनके कपड़े और गहने दिखाए गए, जो उस समय की कला और सौंदर्य बोध का प्रमाण है। सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिरता। उनके शासनकाल में साम्राज्य के अंदर शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनी रही, जिससे साहित्य, धर्म और कला को फलने फूलने का अवसर मिला। भविष्य की सांस्कृतिक जागृति की नींव। उनके शासन में जो सांस्कृतिक माहौल बना, उसी पर आगे चलकर कालिदास, आर्यभट्ट और बाणभट्ट जैसे महान व्यक्तित्व खड़े हुए। इसीलिए उन्हें गुप्त स्वर्ण युग की नींव रखने वाला सम्राट कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल भले ही बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उन्होंने भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए वो आधार तैयार किया, जिस पर आगे चल के इतिहास के सबसे गौरवशाली अध्यायों में से एक लिखा गया। चंद्रगुप्त प्रथम वो राजा थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। उनकी दूरदर्शिता, राजनीति और संस्कृति को समर्थन देने की सोच ने न केवल एक साम्राज्य को दिशा दी, बल्कि पूरी भारतीय सभ्यता को एक नया रास्ता दिखाया। अब चलिए जानते हैं सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे समुद्रगुप्त के सिंहासन पर बैठने की कहानी। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि समुद्रगुप्त एक प्रतिभाशाली शासक, चतुर सेनापति और कला संस्कृति प्रेमी राजा थे। समय काल लगभग 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक।
उत्तराधिकार। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को युवराज घोषित कर दिया था। युवराज बनने के बाद समुद्रगुप्त ने कई सैन्य अभियानों में हिस्सा लेना शुरू किया। राजतिलक और शुरुआत। लगभग 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त का औपचारिक रूप से राजतिलक हुआ और वे सिंहासन पर बैठे। उनके शासन की शुरुआत से ही गुप्त साम्राज्य शक्तिशाली बनना शुरू कर दिया। राजनीतिक उपलब्धियां। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। वे न केवल एक विजेता राजा थे, बल्कि एक काव्य प्रेमी और धार्मिक विचारों वाले शासक भी थे। इलाहाबाद स्तंभलेख या प्रयाग प्रशस्ति, ये एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जो समुद्रगुप्त की सैन्य सफलताओं, नीति, दानशीलता और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। आधुनिक इतिहासकारों ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत से युद्ध जीते थे। पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाना। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो राजनीतिक और सांस्कृतिक नींव रखी थी, समुद्रगुप्त ने उसे और मजबूत और व्यापक बनाया। उन्हीं के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने सचमुच स्वर्ण युग में प्रवेश किया। निष्कर्ष। चंद्रगुप्त प्रथम ने जिस महान साम्राज्य की नींव रखी थी, समुद्रगुप्त उस साम्राज्य के योग्य उत्तराधिकारी साबित हुए। उनके पिता की दूरदर्शिता और मां कुमार देवी के लिच्छवी वंश की शाही विरासत मिलकर उन्हें एक ऐसा महान सम्राट बनाती है जो आज भी भारतीय इतिहास में अमर है। चलिए अब हम जानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु कब और कैसे हुई। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बारे में प्राचीन ग्रंथों में बहुत साफ जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि अनुमानित मृत्यु लगभग 335 ईस्वी के आसपास। इसी समय उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने सिंहासन संभाला, इसलिए यही समय उनकी मृत्यु का अनुमान लगाया जाता है। ऐसा नहीं माना जाता कि वो किसी युद्ध या विद्रोह में मारे गए, बल्कि ये माना जाता है कि उन्होंने वृद्धावस्था में शांतिपूर्वक मृत्यु प्राप्त की। परंपरागत उत्तराधिकार। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को युवराज घोषित कर दिया और धीरे धीरे राजकीय जिम्मेदारियां सौंप दी। उनकी मृत्यु के समय तक गुप्त साम्राज्य एक संगठित और शक्तिशाली राज्य बन चुका था। ऐतिहासिक महत्व। उनकी मृत्यु जहां एक युग का अंत थी, वहीं समुद्रगुप्त के आने से एक और गौरवशाली युग की शुरुआत हुई। उनकी दूरदर्शिता, राजनीतिक समझ और कुमार देवी से किया गया राजनीतिक विवाह भारतीय उपमहाद्वीप में एक मजबूत साम्राज्य की नींव बना। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद भी साम्राज्य कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसी मजबूत राजनीति और उत्तराधिकार की व्यवस्था बनाई थी जिससे उनके पुत्र साम्राज्य को और ऊंचाई तक ले जा सकें। अब आइए संक्षेप में देखें कि इतिहास में चंद्रगुप्त प्रथम का क्या महत्व था। गौरवशाली साम्राज्य के निर्माता। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके शासनकाल में प्रशासनिक स्थिरता, राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक उत्थान की नींव रखी गई, जिसे बाद में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने और बढ़ाया। राजनीतिक दूरदर्शिता और समझदारी। लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से विवाह भारत के इतिहास का एक सफल राजनीतिक गठबंधन था, जिससे बिना युद्ध के बड़े क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित हुआ। इस विवाह से उत्तर भारत के महत्वपूर्ण इलाकों पर चंद्रगुप्त प्रथम का सीधा नियंत्रण हो गया। महाराजाधिराज की उपाधि के पहले उपयोगकर्ता। वे पहले गुप्त सम्राट थे जिन्होंने अपने आप को महाराजाधिराज कहा, जिससे राजा की ताकत और गौरव को नई पहचान मिली। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सूत्रधार। उनके शासनकाल में हिंदू संस्कृति, धार्मिक परंपराएं, कला और मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ। ये गुप्त संस्कृति की शुरुआत थी जो आगे चलकर साहित्य, वास्तुकला और विज्ञान में विश्व प्रसिद्ध बन गई। भारत की एकता के आधार निर्माता। उन्होंने भारत के छोटे छोटे राज्यों और जनजातियों को एकजुट करने के लिए एक मजबूत और केंद्रीकृत शासन प्रणाली बनाई। ये एकता आगे चलकर विशाल साम्राज्य के निर्माण में सहायक बनी। निष्कर्ष। चंद्रगुप्त प्रथम सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक महान युग के प्रारंभकर्ता थे। उनका शासन और दूरदर्शिता भारत के इतिहास में एक ताकतवर, एकीकृत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध साम्राज्य की नींव रखता है। इसलिए इतिहास में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा।